स्टूडेंट्स, अभी हमारा अगला घटक है कि भोजन के विविध घटकों द्वारा मिलने वाले ऊर्जा। तो देखिए, आवश्यकता से अधिक खाए गए कार्बोज पदार्थ शरीर में देखिए यकृत और स्नायु में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होते हैं। अब देखिए, कार्बोज पदार्थ अगर आप ज़्यादा खाते हैं, अधिक मात्रा में खाते हैं ना, तो हमारे वो यकृत मीन्स लीवर, और जो हमारे स्नायु होते हैं यानी कि मसल्स, तो ये क्या हो जाता है कि ये ग्लाइकोज यानी ग्लूकोज के रूप में वो पे क्या हो जाते हैं, संग्रहित हो जाते हैं। देखिए वहाँ पे प्रोटीन किसे कहते हैं, वहाँ पे बताया और किससे बनते हैं। ध्यान रखना है, प्रोटीन मीन्स क्या होता है कि अमीनो अम्ल के कई अणु जुड़कर, देखिए नीचे परिभाषा बताई गई है, इसे आप लोग टिक करके रखेंगे कि अमीनो अम्ल के कई अणु आपस में जुड़कर बनने वाले महाअणु को प्रोटीन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में पहले हमें तो अमीनो अम्ल मिलता है एसिड के रूप में। तो ये एसिड के रूप में जो भी हमें मिलता है ना, तो उसके बहुत सारे अणु जब आपस में मिल जाएंगे ना, तब जाके बनता है प्रोटीन। ध्यान रखना है। और प्राणीजन्य पदार्थों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन को हम लोग फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं। प्राणीजन्य पदार्थ, प्राणी से मिलने वाले जो पदार्थ होते हैं, यानी कि दूध होता है, दुग्धजन्य पदार्थ होते हैं, मांस, मच्छी, चिकन, मटन वगैरह ये सब कुछ होता है ना, तो इन्हीं सभी से देखिए हमें क्या मिलता है कि प्रोटीन मिलता है। और जो प्रोटीन मिलता है तो किस टाइप का प्रोटीन होता है, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन, मतलब सबसे अच्छा वाला प्रोटीन हमें प्राणियों से ही मिलता है। और प्रोटीन से भी देखिए प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरी इतनी ही ऊर्जा मिलती है। इसे भी आप लोग टिक करके रखेंगे कि प्रोटीन से आपको कितना ऊर्जा मिलता है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम वगैरह नहीं दिया गया है। कार्बोहाइड्रेट में हमने अलग से पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कितना रहेगा, प्रोटीन से हमें प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरी इतनी ही ऊर्जा हमें मिल लेती है। प्रोटीन का पाचन होने पर देखिए अमीनो अम्ल बनता है, और फिर जब प्रोटीन जब पाचन होता है तब उसके बाद में क्या बनेगा, अमीनो अम्ल बनता है। और यह अमीनो अम्ल शरीर में अवशोषित किया जाता है और रक्त द्वारा प्रत्येक अंग और कोशिका तक पहुंचाया जाता है। मतलब अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन का फिर पाचन होने के बाद फिर से वो अमीनो अम्ल बन जाता है। फिर वो एसिड पूरे हमारे शरीर में कोशिकाओं के माध्यम से रक्त में क्या हो जाता है, फैल जाता है। और अलग अलग अंग कोशिका उन अमीनो अम्ल से उन्हें या शरीर के आवश्यक ऐसे प्रोटीन तैयार करते हैं। और उसके उदाहरण देखिए नीचे वहाँ पे तैयार किए। मतलब होगा क्या, देखिए प्रक्रिया थोड़ी सी उल्टी बताई गई है कि पहले तो क्या होगा, अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन से फिर वहाँ पे क्या बनेगा, अमीनो अम्ल बनेगा, और फिर वो अमीनो अम्ल जब अंग और कोशिका में चले जाते हैं ना, तो उसी अमीनो अम्ल से फिर देखिए आवश्यक प्रोटीन वहाँ पे क्या होते हैं, तैयार किए जाते हैं। तो उसके जो अंग होता है, जो शरीर होता है, या जो कोशिका होती है, तो जैसे उसकी ज़रूरत है उस हिसाब से वो खुद क्या कर लेती है, वहाँ पे प्रोटीन बना लेती है, क्योंकि अमीनो अम्ल से ही वो बनेगा, छोटे छोटे अणु के माध्यम से बनेगा। तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे भाग होते हैं, कुछ घटक होते हैं जो क्या कर लेते हैं, खुद ही क्या कर लेते हैं, जैसी उसकी आवश्यकता है उस हिसाब से उसका जो है प्रोटीन बना लेती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देखिए जो आपकी त्वचा है, तो त्वचा के लिए देखो क्या होता है कि एक प्रकार का वहाँ पे प्रोटीन चाहिए होता है। तो वो देखिए सबसे पहले मेलेनिन नाम का प्रोटीन बनाएगी। मेलेनिन रंग द्रव्य और केरोटीन, मतलब जो भी हमारी त्वचा होती है ना, त्वचा का देखिए जो कलर, रंग वगैरह सब होता है, तो ये जो भी त्वचा से संबंधित मतलब जो होता है, उसमें मेलेनिन, रंग द्रव्य और केरोटीन, ये प्रोटीन जो है वो जो आपको त्वचा के अंदर पाए जाएंगे। फिर इसके बाद में देखिए जो हमारी हड्डियाँ होती है, तो हड्डियों के लिए देखिए वहाँ पे अस्सिन नामक का प्रोटीन वहाँ पे उपयोगी होता है। फिर जो हमारी कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं में फिर प्रद्रव्य पटल के प्रोटीन और विभिन्न प्रकीर्णन वहाँ पे ये कोशिका के अंदर आपको मिलेंगे। फिर इसका मतलब आपको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं। प्रद्रव्य पटल के प्रोटीन मीन्स जो कोशिका के ऊपर का जो पटल होता है, एक कवर होता है जो कोशिका को सहायता देता है, तो उसके के लिए ये प्रोटीन की आवश्यकता होती है। फिर स्वादु ग्रंथि मीन्स हमारे जो पीठ के जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके नीचे वाला भाग जो होता है, जो यकृत के नीचे होता है, तो उसके लिए देखो इंसुलिन और ट्रिप्सिन, ये दोनों देखिए वहाँ पे क्या करते हैं, काम करते हैं। कहाँ पे, हमारा जो स्वादु ग्रंथि होता है, तो ये इंसुलिन और ट्रिप्सिन हो गया। फिर उसके बाद में देखिए हमारी होती है पीयूषिका ग्रंथि। पीयूषिका ग्रंथि मीन्स जो कुछ ऐसे
ग्रंथियाँ होती है जो हमारे शरीर में आंतरिक कार्य यानी कि जो लैंगिक संबंधी, लैंगिक जो होता है ना हमारा, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो उसके लिए वो कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे विविध संप्रेरक होते हैं। तो ये संप्रेरक के बारे में हम तीसरे लेसन में बात करेंगे, अभी तो फिलहाल नहीं है। तो अलग अलग संप्रेरक होते हैं जो हमारा लैंगिक विकास होता है तो उससे संबंधित वो होता है। फिर उसके बाद में देखो जो स्नायु होते हैं जो हमारे मसल्स होते हैं, तो उसमें देखिए एक्टिन और मायोसिन, ये लचीले प्रोटीन वहाँ पे तैयार कर लेते हैं। उसी से जो हमारा स्नायु होता है, जो मसल्स होता है, उसकी प्रक्रियाएं, जो काम वगैरह सब रहता है, तो प्रोटीन के माध्यम से वहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर सबसे लास्ट में आते हैं देखिए रक्त। तो रक्त का कार्य पूरा करने के लिए वहाँ पे देखिए हीमोग्लोबिन और प्रतिपिंड, ये दोनों प्रोटीन जो है वहाँ पे कार्यरत होते हैं। बस ये ऐसे विविध प्रकार के प्रोटीनों के माध्यम से वो उस अंग का और उस कोशिका का कार्य वहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको वहाँ पे पूछा जा सकता है कि हड्डी के लिए कौन सा प्रोटीन, त्वचा के लिए कौन सा प्रोटीन, रक्त के लिए कौन सा प्रोटीन, स्नायु के लिए कौन सा प्रोटीन, स्वादुग्रंथि का, पीयूषिका और कोशिका, यानी कि प्रोटीन के पाचन के बाद में ये बनने वाले अमीनो अम्ल है, और उसी अमीनो अम्ल जब बनते हैं तो उसका बाद में आवश्यकता के अनुसार उसका प्रोटीन में रूपांतरण हो जाता है। तो ये चार्ट के हिसाब से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है किसी का आपको नहीं पूछा जाएगा। फिर देखिए आगे, इसे सदैव ध्यान में रखना है आपको। एक एक्स्ट्रा जानकारी है कि आवश्यकता से अधिक सेवन किए गए प्रोटीन से मिलने वाले अमीनो अम्ल शरीर में संग्रहित नहीं किए जाते हैं, उसका विघटन करके उससे बनने वाला अमोनिया शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी देखिए अगर आवश्यकता के अधिक अगर आप प्रोटीन या अमीनो अम्ल खाते हैं तो उसका देखिए क्या हो जाता है पता है, अमोनिया में रूपांतरण हो जाता है, कि एक वेस्टेज पदार्थ है जो शरीर के बाहर हम क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। आवश्यकता होने पर प्रोटीन का रूपांतर दूसरे उपयोगी पदार्थ में जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज में किया जा सकता है। अभी मान लो कुछ ज़्यादा ही हमारे शरीर में प्रोटीन हो गया और उसी समय में मान लो किसी की ज़रूरत पड़ी, यानी कि प्रोटीन की आवश्यकता है, तो प्रोटीन का रूपांतरण देखिए दूसरे पदार्थ में होता है, जैसे ग्लूकोनोजेनेसिस प्रक्रिया के माध्यम से उस प्रोटीन का ग्लूकोज में रूपांतरण किया जा सकता है। वनस्पतियाँ देखिए स्वयं को लगने वाले अमीनो अम्ल खनिज रूप से नए में तैयार करती है। तो जो वनस्पति को जो अमीनो अम्ल लगता है ना, वो खनिज से प्राप्त करती है, यानी कि जो जमीन के अंदर से मिलता है, तो जो खनिज के रूप से तैयार कर लेती है और उससे विविध प्रोटीनों खुद ही बना लेती है। और वनस्पति देखिए कोशिका में हरित लवक में पाया जाने वाला रूबिस्को नामक प्रकीर्णव प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ध्यान रखना है रूबिस्को, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वनस्पति के कोशिका में जो हरित लवक होता है, हरित लवक मतलब जो वनस्पतियाँ हरी होती है, तो ये केवल हरित लवक के कारण होता है। तो उसमें रूबिस्को नामक वाला ऐसा प्रकीर्णव है जो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में वनस्पति में पाया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी देखिए कुछ वहाँ पे क्वेश्चन देखिए वहाँ पे पूछा गया है कि कई बार हमारा देखिए मुंह गला सूख जाता है, अधिक प्रमाण में जुलाब होने पर बार बार नमक और शक्कर का पानी पीने के लिए दिया जाता है, और गर्मी के दिनों में ज़्यादा मेहनत करने पे देखिए हमें पसीना आता है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कई बार हमारा मुंह और गला सूख जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो पानी का प्रमाण होता है ना, वो जब कम हो जाता है, ठीक है ना, और जो हमारे शरीर का जो तापमान होता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का तो आंसर क्या रहेगा कि हमारा जो मुंह और गला क्यों सूख जाता है, क्योंकि आपके शरीर का जो पानी का परसेंटेज होता है, यानी कि कम से कम 65 से 70% आपके शरीर में पानी होना चाहिए, उससे अगर कम होता है तो हमारा गला और मुंह सूख जाता है। और फिर अधिक प्रमाण में अगर जुलाब होता है तो उसमें देखिए नमक और शक्कर आपको पीने के लिए बोला जाता है। तो क्योंकि जो पानी का प्रमाण होता है ना आपके शरीर से वह कम होता है, इसकी वजह से उसकी रिकवरी अगर चाहिए तो आपको नमक, शक्कर और पानी पीने के लिए दिया जाता है, जिसके आपके शरीर में पानी का संतुलन बनाए रहेगा। और गर्मी के दिन में देखिए ज़्यादा मेहनत करने पे हमें देखिए पसीना आता है। तो पसीना आने का कारण क्या होता है कि हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर कभी कभी उससे ज़्यादा कम होने लगता है ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए पसीना आना बहुत आवश्यक है। मान लो 37, आपका शरीर का तापमान 40 है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उससे पसीना अगर आता है ना, तो क्या हो जाता है कि वो पसीने के माध्यम से जो गर्मी है, क्योंकि गर्मी बाहर अधिक मात्रा में निकलती है, तो पसीने के माध्यम से वो आपके शरीर का जो तापमान का प्रमाण है वो वहाँ पे क्या होने लगेगा,
कम होने लगेगा। तो देखिए उसके कुछ उत्तर वहाँ पे उसका जानकारी वहाँ पे दिया गया है कि हमारे शरीर में देखिए साधारणतः 65 से 70% पानी होता है। प्रत्येक कोशिका में लगभग 7% ही पानी ही होता है और रक्त में भी, रक्त द्रव्य में 90% पानी होता है। तो रक्त के अंदर अगर हम बात करेंगे तो रक्त द्रव्य के अंदर भी 90% पानी ही होता है। शरीर में देखिए पानी की थोड़ी सी भी कमी हो जाने पर कोशिका और उसके साथ शरीर का कामकाज बिगड़ जाता है, इसलिए पानी भी एक अत्यावश्यक पोषक है। अब देखिए शरीर में अगर आपकी पानी की मात्रा अचानक से वगैरह अगर कम होती है तो उसका भी प्रॉब्लम होता है और उसके साथ साथ पानी भी हमारा एक महत्वपूर्ण क्या है, पोषक तत्व है। अगर उसकी कमी अगर आपके शरीर में होती है तो उसमें भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए उपरोक्त तो सभी पोषक तत्वों के साथ साथ देखिए जो तंतुमय पदार्थ होते हैं ना, वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तंतुमय पदार्थ में जो हमारी सब्जियां, फल फूल वगैरह ये सब कुछ होते हैं ना, उसमें आपको तंतुमय पदार्थ मिल सकते हैं। तो वैसे भी तंतुमय पदार्थों को हम देखिए पचा नहीं सकते, तंतुमय पदार्थों को हम ज़्यादा नहीं खा सकते और उसको पचा भी नहीं सकते, लेकिन वो हमारे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो परंतु अन्य पदार्थों के पाचन क्रिया में अपचित भोजन को बाहर निकालने के लिए क्रिया उनमें बहुत सहायता होती है। तो ये पचा तो नहीं सकते, लेकिन जब हम खाते हैं तो खाने के बाद में जो अपाचित पदार्थ होते हैं ना, तो उस अपाचित पदार्थों को बाहर निकालने के लिए वो मदद करते हैं। वो खुद पाचित नहीं होते, लेकिन दूसरे जो पदार्थ होते हैं ना, उसको बाहर निकालने के लिए वहाँ पे क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो जिसमें देखिए हरी सब्जियाँ, फल, अनाज, तो इनमें से देखिए हमें रेशेदार पदार्थ वहाँ पे मिलने लगते हैं। तो ये अगर हम सब्जियाँ, फल और अनाज खाते हैं तो इससे आपको क्या मिलेगा कि रेशेदार पदार्थ आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। तो इस हिसाब से देखिए हमारे शरीर में पानी का बहुत ही अनन्य साधारण महत्वपूर्ण है, क्योंकि पानी भी एक प्रकार का क्या है, हमारे शरीर में एक पोषक तत्व है और उसी के माध्यम से हमारे शरीर में क्रियाएं पूरी होती है। फिर आगे देखिए हमारे शरीर में देखिए स्निग्ध अम्ल, अल्कोहल के अणु विशिष्ट रासायनिक बंधों से जुड़कर बने हुए पदार्थों को स्निग्ध पदार्थ कहते हैं। देखिए स्निग्ध अम्ल और अल्कोहल ये दोनों जो पदार्थ मिलते हैं, रासायनिक बंध से जुड़कर जो भी पदार्थ बनता है उसे स्निग्ध पदार्थ कहेंगे। हमारे द्वारा सेवन किए गए स्निग्ध पदार्थों का पाचन होता है, अर्थात उसका रूपांतरण स्निग्ध अम्ल और अल्कोहल में किया जाता है। स्निग्ध अम्लों का अवशोषण होकर शरीर के सभी भागों में पहुंचाया जाता है, जिसका उपयोग करके विभिन्न कोशिकाएं उनके लिए आवश्यक पदार्थों का निर्माण करती है। तो देखिए जो स्निग्ध पदार्थ होते हैं, मतलब ऐसा बोला जाता है कि मीठा खाना, घी, बटर, ठीक है, या बाकी गुड़, शक्कर, ये मतलब पदार्थ जब हम खाते हैं तो हमें स्निग्ध पदार्थ मिलता है। तो उसके बाद में देखिए स्निग्ध अम्ल का जो अवशोषण होकर हमारे शरीर में सभी भागों को उसको पहुंचाया जाता है, जिसका उपयोग करके देखिए विभिन्न कोशिका उनके लिए आवश्यक पदार्थ का निर्माण करेगी। उदाहरण के लिए देखिए कोशिका का प्रद्रव्य पटल बनाने के लिए लिपिड नामक अनुशील की आवश्यकता होती है, उसे टिक करेंगे आप लोग। कोशिका का जो प्रद्रव्य पटल होता है, यानी कि कोशिका को सुरक्षा देने वाला एक पटल होता है, कवर होता है, तो उसको बनाने के लिए देखो लिपिड नामक का एक अणु होता है, तो उस अणु की यहाँ पे आवश्यकता होती है, तो वो स्निग्ध पदार्थों के माध्यम से बनाया जाता है। इसके अलावा देखिए प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, ऑल्डोस्टेरॉन जैसे संप्रेरक और तंत्रिका कोशिका के अक्ष तंतु के चारों ओर आवरण बनाने के लिए स्निग्ध अम्लों का उपयोग वहाँ पे किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा में पूछा जा सकता है कि स्निग्ध पदार्थों से बनने वाले संप्रेरक के नाम लिखिए। तो ये देखिए प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, ऑल्डोस्टेरॉन, ये संप्रेरक जो है ना, ये स्त्री और पुरुष के अंदर पाए जाते हैं, जो लैंगिक विकास करने के लिए सहायता करते हैं, जो केवल और केवल स्निग्ध पदार्थ से तैयार होते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये संप्रेरक का कार्य क्या होता है, ये हम अगले लेसन में पढ़ने वाले हैं। स्निग्ध पदार्थ से देमी हमें 9 किलो कैलोरी इतनी ऊर्जा मिलती है। फिर से इस पॉइंट को आप टिक करेंगे कि स्निग्ध पदार्थ से देखिए हमें प्रति ग्राम 9 किलो कैलोरी इतनी ऊर्जा मिलती है। रोज की आवश्यकता से अधिक सेवन किया गया स्निग्ध पदार्थ शरीर में चर्बयुक्त संयोजी ऊतक में के रूप में उसमें संग्रहित होता है। तो ध्यान रखना है आपको कि स्निग्ध पदार्थ से हमें 9 किलो कैलोरी इतनी ऊर्जा मिलती है, और रोज की आवश्यकता के अधिक से अगर हम स्निग्ध पदार्थ खाते हैं ना, वो चर्बी में रूपांतरण होता है, इसलिए इंसान में ज़्यादा मोटापन तैयार होता है। इसलिए देखो बोला जाता है कि जो शक्कर, गुड़, मीठे जो पदार्थ होते हैं, सबसे ज़्यादा कैलोरीज उसमें होता है।
यानी कि 9 किलो कैलोरी। बाकी तो हमने पढ़ा था 4 किलो कैलोरी वाला पढ़ा था, लेकिन इसमें 9 किलो कैलोरी, जो अधिक मात्रा में कैलोरीज हमारे शरीर में ये स्निग्ध पदार्थों के माध्यम से जाता है। इसलिए ऐसे ज़्यादा तो स्निग्ध पदार्थ हमें नहीं खाने चाहिए। विचार कीजिए, देखिए बोला गया है कि कई बार देखिए आपके मुंह में छाले आ जाते हैं, उस समय आप तीखे पदार्थ नहीं खा सकते हैं। और कुछ लोगों को देखिए बाल्यावस्था युवावस्था में रात को दिखाई देने में कठिनाइयाँ होती है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स, आपके मुंह में छाले आना, तीखे पदार्थ हम नहीं खा सकते हैं, प्रॉब्लम्स होता है। तो ये सब कुछ जो होता है आपके शरीर में जीवन सत्व की कमी, विटामिन ए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपके शरीर में जीवन सत्व की कमी है तो इस तरह के प्रॉब्लम देखो आपको होते हैं। मुंह में छाले आना, अंदर से गर्मी तैयार होना, फिर कोई भी आप खाना खाते हैं, मीठा खाओ तीखा खाओ तो तीखा ही लगता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आपके शरीर में होता है। तो उसका कारण होता है कि जीवन सत्व की कमी। जीवन सत्व या विविधपूर्ण रासायनिक पदार्थ का देखिए ऐसा समूह है जिसके प्रत्येक पदार्थ की शरीर के विभिन्न कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए उसकी आवश्यकता होती है। जीवन सत्व देखिए मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। उदाहरण ए, बी, सी, डी, ई और के। इनमें से देखिए ए, डी, ई और के स्निग्ध पदार्थ में घुलनशील होते हैं। ध्यान रखना है, स्निग्ध पदार्थ में कौन मिक्स होता है? के, ई, डी और ए। और बी तथा सी ये पानी में घुलनशील है, यानी कि पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। हमने देखा है कि देखिए ग्लूकोज का अवगुणन क्रेब चक्र, इन चक्रियाओं में FADH2 और NADH2 बनते हैं। तो उनके निर्माण के लिए देखिए क्रमशः राइबोफ्लेविन B2 और निकोटामाइड के लिए B5, तो उसका उपयोग वहाँ पे किया जाता है। ध्यान रखना है, ये FADH2 NADH2 का बहुत इंपॉर्टेंट है कि FADH2 और NADH2 बनने के लिए कौन से जीवन सत्व का उपयोग होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है और पूछा भी था। तो ध्यान रखना है, FADH2 के लिए जीवन सत्व B2 की आवश्यकता होती है। देखिए नीचे है FADH2 के लिए B2 की और NADH2 के लिए देखो B5 की। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। FADH2 के लिए B2 जीवन सत्व का इस्तेमाल किया जाता है और NADH2 यानी निकोटामाइड के लिए जीवन सत्व B5 का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है। सभी बच्चे जो है इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से वहाँ पे ये आपका कार्य वहाँ पे चलता रहता है। इस पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखेंगे।